ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम देश के बही खाते पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इससे आम जनता को कितनी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी और आम जनता की जेब वाकई क्या इस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्या सहूलियत मिलती हुई इस बजट से नजर आएगी। हमारे साथ लगातार हरीश्वर दयाल जी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं जाने माने। हरीश्वर दयाल जी, एक सवाल आखिर में मेरा यह भी है, जो हम ये पूरी तरीके से देख रहे हैं कि इस बजट को लेकर विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार पैसा जुटाने की कवायद में है। इस डिसइन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं आप, कि क्या यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कारगर कदम होगा? एक पहलू इसका है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट अभी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी जो पब्लिक यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन कैसे होता है उस पर निर्भर करता है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट के कारण रिसोर्सेज मोबिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी सरकार के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक यह साधन हो सकता है। दूसरे लोग जो इसके क्रिटिकल हैं वह कह सकते हैं कि यह प्राइवेटाइजेशन का एक एफर्ट है, लेकिन यह प्राइवेटाइजेशन अगर आप देखिए तो 1991 से शुरू हुआ और अन्य कई पार्टियों के सरकार रही, इसमें कई विभिन्न विचारधाराओं की सरकार रही और सभी ने प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया। तो इसीलिए वह डिबेट अभी बहुत ही सामयिक नहीं लगता है। ठीक है हरीश्वर दयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बतौर अर्थशास्त्री तमाम चीजें बताने के लिए कि आखिर कहां सरकार चूक गई है, कहां और चीजें करने की जरूरत है। लेकिन देश का बही खाता आज जब संसद में पेश हुआ तो हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि पेपरलेस बजट पूरी तरीके से रहा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर पेपर नहीं है, यानी कागज नहीं है, पेपरलेस टैबलेट के जरिए उन्होंने टैब से ही ये पूरा का पूरा बजट पढ़ा है और कॉपी भी सबको डिजिटली ही मिलेगी। हमारे साथ सरोज सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ राकेश सिन्हा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। ओके। सबसे पहले चलते हैं राकेश सिन्हा जी के पास। राकेश जी, आखिर विपक्ष इतना असंतुष्ट क्यों है इस बजट से? नहीं, देखिए, ये बजट जो आज माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लोकसभा के पटल पे रखा है, तो मैं पहले इस बजट के विषय में एक लाइन पर अपनी प्रतिक्रिया पहले मैं व्यक्त कर दूं जी। कि यह बजट उसी प्रकार का है कि जैसे कोई गैरेज में गाड़ी बनने के लिए जाती है और मिस्त्री कहता है कि हम ब्रेक तो नहीं बना सकते लेकिन हम हॉर्न का वॉल्यूम को तेज कर देंगे। तो बजट का लबोलबाब यही है कि ना तो रोजगार की कोई बात और ना ही यह बजट का थीम। तो हमें लगता है कि देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर यह है, चाइना बॉर्डर पर संवेदनशीलता नहीं है, वहीं रक्षा के नाम पर आज भाषण में माननीय मंत्री जी का, सीतारमण जी का पूरा रक्षा के नाम पर पूरा शून्य जो भाषण उन्होंने दिया, बजट जो उन्होंने पेश किया। तो आप पाकिस्तान के नाम पे सत्ता हासिल कर लेते हो, चीन के नाम पे आप अपनी दुकानदारी चला लेते हो, लेकिन रक्षा के नाम पे, रक्षा बजट के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। तो मुझे यह पूरा का पूरा बजट जो है का थीम ही देश को बेचने वाला लगता है। देश को बेचने वाला ये बजट लगता है सरोज जी? राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि देश को बेचने वाला ये बजट लगता है। आपको क्या लगता है कि देश को बेचने वाला ये होगा या फिर देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में होगा ये? देखिए, मैं राकेश जी के बातों का बेसलेस बातों का जवाब जो है बाद में दूंगा।
पहले मैं बता दूं कि ये जो बजट है ये पूरी दुनिया में जो कोरोना का जो संकट के बाद और पूरी दुनिया आर्थिक अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी मंदी के मार में, और भारत जिस तरह से जूझ रहा था उसके बाद बिना कर लगाए, बिना कोई टैक्सेस लगाए जनता पर, क्योंकि जो भी आप इतना 20 लाख करोड़ सरकार ने पैकेज दिया या सरकार ने इससे उबरने के लिए जितने भी आकस्मिक जो ये आपदा आया कोरोना का, उससे उबरने के लिए सरकार ने जितना भी खर्च किया और आगे जो है इसको ठीक करना है, उसके बाद भी जनता पर बिना बोझ डाले, कोई टैक्स बिना बढ़ाए, बिना कुछ किए बजट के आकार को भी बड़ा किया। और मैं बता दूं कि आपको सड़क, रेल, शिक्षा, खेती, इन सब पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने 5,54,000 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है। और 217 परियोजनाएं, जो 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं जो आज के समय में चल रही है, और सरकार ने जो प्रावधान किए हैं कई, और उसके बाद जैसे कि आपने अर्थशास्त्री महोदय बता रहे थे कि उसके अलावे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ का प्रावधान स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप अब क्या इससे ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और इतने काम चल रहे हैं, इतनी परियोजनाएं हैं, 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य इस साल और 8,500 किलोमीटर आगे के निर्माण का लक्ष्य, तो क्या ये सब इससे क्या रोजगार जनरेट नहीं होगा? और ये लोग जिस तरह बात करते हैं, लेकिन विपक्ष तो ये पूछ रहा है ना सरोज जी कि रक्षा से क्षेत्र को आखिरकार आप कैसे भूल गए? जब आप बात करते हैं चीन को कि मुंहतोड़ जवाब देते हैं हम, जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को घर में घुसकर हम मारते हैं, तो रक्षा क्षेत्र में आखिर कैसे चूक गए? विपक्ष तो ये पूछ रहा है। आप उसी पर मैं उसी पर आ रहा हूं ना। मेरा कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान इनको घुड़की देते रहता था, इनके शासन काल में कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उस पाकिस्तान को तो हम घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किए, और ये लोग कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। ये लोग तो कुछ नहीं कह रहे थे। अब तो पाकिस्तान के ही एक नेता ने टीवी चैनल में कहा कि हमारे 300 आतंकवादी मारे गए, तब भी इनको भरोसा नहीं है। और ये लोग हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को इनके समय में कब्जा किया, आज तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। 1 इंच हमने जमीन पे हिलने नहीं दिया। और ये जो राफेल आया है 70,000 करोड़ और 50 कितने हजार करोड़ का जो और खरीद हुआ है, क्या वो सब खरीद नहीं है? क्या इनको दिखाई नहीं देता? आज चाइना जो है पूरी मुझे डबल फ्रंट पर घेरने की कोशिश भारत को कर रहा था, आज वो पूरी दुनिया से उसको डिप्लोमेसी में भारत घेर के रखा है और उनको पीछे हटना पड़ा। ये उपलब्धि इनको नहीं दिखता है। ये बेसलेस बात करते हैं, ये बेसलेस बात करते हैं। राइफल से लेके त्रिशूल और सारे मिसाइल बॉर्डर पर लगे हुए इनको नहीं दिख रहे हैं, इनको दिखेंगे भी नहीं। बोलिए राकेश करते हैं कांग्रेस के लोग। ये लोग अपने समय में किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और आज किसान आंदोलन के नाम पर ये लोग नाटक कर रहे हैं। जी चुप हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब हम लोग बचपन में पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ा करते थे, तो एक कहावत सुना करते थे, और वो कहावत था कि चोर बोले जोर से। तो मुझे यह लगता है कि इन्होंने जितना तरह का भाषण दे दिया कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, चीन को हमने ये किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि चीन को झूला भी इन्हीं लोगों ने झुलाया था। दूसरा, नहीं, अरुणाचल में 450 किलोमीटर चीनी घर बन गया, केंद्र सरकार को यह पता नहीं चल पाया। तो किस बेस पर ये लोग बात करते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात सरोज जी ने किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? जहां चुनाव होने वाले हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। और बाकी जगहों में आप देखें कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो इस लॉकडाउन के दरमियान गांव में लोगों को रोजगार देने का
एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा, और वो मनरेगा आज बजट में कहां है? तो ये आम लोगों की बात करते हैं। आज देखें कि लघु सूक्ष्म उद्योग की स्थापना की स्थिति, उसका क्या हो गया? एनएसएसएफ का जो फंड है लोन का, वो इन लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है राकेश, राकेश सिन्हा, ठीक है। इन सब सवालों को लेकर मैं सरोज सिंह के पास जा रहा हूं। सरोज सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस बजट से देश की जनता की जेब में कुछ जाता नजर आएगा? क्या उन्हें सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर फायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जब आप बात करते हैं लोगों को मदद करने की, आर्थिक मदद करने की बात करते हैं, जब आप पैकेज की घोषणा करते हैं कि लोगों को उससे सहूलियत मिलेगी, तो आप लोन थोप देते हैं कि ऋण लीजिए, ऋण के जरिए आप अपना व्यापार बढ़ाइए। लेकिन जब देश के हमने ये देखा कि कोरोना काल में स्थिति किस तरीके से नजर आई, लोगों के जेब में पैसे नहीं थे, कहीं लोग बेरोजगार हो गए तो कहीं सैलरियों में कटौती हो गई, तो आखिर क्या लगता है कि लोग लोन लेकर लोन पैसे वापस भरने के लिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आएंगे? आपने डायरेक्ट तौर पर जनता को फायदा देने के लिए क्या कुछ कदम इस बजट के जरिए भी उठाया? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो पूरा बजट है, पिछले साल 30 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार 4 लाख और करोड़ बढ़ गया। तो ये जनता के लिए ही है ना, जनता के लाभ पहुंचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही है ना, उनके कल्याण के लिए बजट है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए बजट है। और ये जब खर्च, आज स्थिति ये है, अभी जब राकेश जी के बातों का जवाब दे दूं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि अरुणाचल में इन्होंने रोड नहीं बनाया, सारे रोड इसलिए नहीं बनाया अरुणाचल। आवाज सुन लीजिए ना, मुझे लगता है कि मेरी बातों को जवाब देने के जब बीच में शुरू हो गए ठीक है सरोज सिंह जी, रोकना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, और ब्रेक के उस पार सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि लोगों की इस बजट पर क्या राय है, क्या कह रहे हैं नेता, और उन सवालों के बाद सीधा चलेंगे फिर से अपने दोनों मेहमानों के पास, इनसे लेंगे जवाब। फौरन हाजिर होते हैं।